नेक्स्ट चैप्टर लिखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, KTG, ठीक है ना। तो सबसे इसके पहले कि हम चैप्टर प्रोसीड करें, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं आइडियल गैस एजम्पशंस। आइडियल गैस के लिए कुछ एजम्पशंस थे, उनको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। आपको आता है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक बार हम जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ऑल द गैसेस आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। सभी गैस मॉलिक्यूल से बने हैं जो रैंडम डायरेक्शन में चलते रहते हैं। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल। जो गैस का वॉल्यूम है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस, जो गैस का वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में जो मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम है वो बहुत कम कंसीडर होते हैं, बहुत कम लिया जाता है, एज्यूम किया गया। तीसरा, इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज नॉट देयर। इंटरेक्शन नहीं कंसीडर करना है मॉलिक्यूल के बीच, और ग्रेविटी का इफेक्ट भी नहीं कंसीडर करना है, ठीक है। ये नहीं कि किसी कंटेनर में गैस भरी है तो ग्रेविटी की वजह से सारे गैसेस मॉलिक्यूल नीचे बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं, ग्रेविटी इफेक्ट इज नॉट कंसीडर्ड, ठीक है। और एक और जो हमें जरूरत होगी प्रेशर कैलकुलेशन करते समय, ये ध्यान रखें, ऑल कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एज वेल एज विथ वॉल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। ये कुछ एजम्पशंस थे जो आप लोग जानते हैं, बस हमने हल्का सा रिव्यू कर दिया, याद दिला दिया, जिससे मैं चैप्टर को और आगे प्रोसीड कर सकूं। आइए अब हम सीधे सीधे चलते हैं कि इन एजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए प्रेशर ऑफ गैस, किसी कंटेनर में गैस भरी हुई है तो प्रेशर कैलकुलेशन कैसे करते हैं। लेट सपोज अ क्यूबिकल कंटेनर ऑफ साइड L, साइड कितना हमने कंसीडर कर लिया है, L, इन विच कैपिटल N मॉलिक्यूल्स आर देयर। टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, कैपिटल N, एंड ईच मॉलिक्यूल हैज मास स्मॉल m मूविंग विथ वेलोसिटी v इन अ रैंडम डायरेक्शन। ये वेलोसिटी v है, तो क्यूबिकल कंटेनर जो मैंने कंसीडर किया है उसके हिसाब से यदि मैं इन किसी भी एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करूं और उसकी वेलोसिटी तीनों एक्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जो कार्टेशियन एक्सिस हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, इनके अलाउंग कंसीडर करें तो bx, by, bz हम इनकी वेलोसिटी ले सकते हैं, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, ये सरफेस पर आप ध्यान दें, किसी एक सरफेस पर हम प्रेशर कैलकुलेट करने चल रहे हैं कि लेट सपोज यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है जिसका मास स्मॉल m है और ये vx वेलोसिटी से यहाँ पर कोलिजन करता है। कोलिजन करने के बाद, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है, तो जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो जितनी वेलोसिटी से यहाँ पर स्ट्राइक करेगा उतनी ही वेलोसिटी से रिटर्न हो जाएगा। कोलिजन इलास्टिक कोलिजन पढ़ा है ना, यही इसका मीनिंग होता है। तो सरफेस ABCD पर स्ट्राइक करने के पहले जो लीनियर मोमेंटम था मॉलिक्यूल का वो कितना होगा, mvx। स्ट्राइक करने के बाद कितना होगा, माइनस mvx। डायरेक्शन की वजह से हमने माइनस ले लिया है, तो चेंज इन अ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग एट अ सरफेस ABCD विल बी -2mvx। ऑलराइट, नाउ टाइम टेकन बाय मॉलिक्यूल्स इन टू सक्सेसिव कोलिजन। एक मॉलिक्यूल यहाँ कोलिजन किया है, यहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ के टकराने में कितना समय लगेगा। तो ये साइड इसकी L है, तो L डिस्टेंस जाना और L डिस्टेंस लौट कर आना, यानी दो कोलिजन में कितना समय लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 2L अपॉन vx। तो दिस इज द टाइम टेकन। एंड नाउ व्हाट इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी पर सेकंड कितने कोलिजन होंगे। तो यदि ये दो सक्सेसिव कोलिजन का टाइम है, इस टाइम का यदि हम रेसिप्रोकल ले लें, उल्टा कर दें, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, यानी कोलिजन पर सेकंड, एक सेकंड में कितने कोलिजन हो गए 1/t, एंड दिस इज vx/2l इज अ नंबर ऑफ कोलिजन ऑन अ वॉल पर सेकंड। नाउ न्यूटन्स लॉ के हिसाब से चलते हैं तो फोर्स का जो फार्मूला होगा इस वॉल पर, ड्यू टू दिस मॉलिक्यूल, ड्यू टू द सिंगल मॉलिक्यूल, इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो पर सेकंड क्योंकि हमने कैलकुलेट किया है तो डेल्टा टी हो गया 1। एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज, अब यहाँ केवल वैल्यू हम लिख रहे हैं, माइनस नहीं लिखा, एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज हो गया 2mvx, और क्योंकि एक सेकंड में जितने कोलिजन होंगे उतनी बार मोमेंटम चेंज हुआ होगा, तो एक सेकंड में कोलिजन कितने हुए, ये संख्या में कोलिजन हुए, तो वो संख्या हम यहाँ पर और मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 10 बार कोलिजन होगा तो 10, यहाँ पर vx/2l, तो ये आ जाएगा mvx²/L। नाउ व्हाट इज अ टोटल फोर्स ऑन द वॉल ABCD इज अ समेशन ऑफ दिस। इसका समेशन कर लेते हैं, समेशन, ये समेशन का सिंबल है mvx²/L। एक चीज और मैं बताऊं कि जो स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, v = vx² + vy² +
bz स्क्वायर, और यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि रैंडम डायरेक्शन में मूवमेंट है तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि सभी डायरेक्शंस में चलने की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो जो x में होगी वही इस वेलोसिटी y में वही z में होगी, और ये जब सारे इक्वल होंगे तो कैन बी रिटन एज दिस प्लस दिस प्लस दिस, यदि सारे इक्वल लिखेंगे तो b स्क्वायर बाई 3 लिखा जा सकता है। आप मेरे ख्याल से समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो यहाँ bx स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं b स्क्वायर बाई 3 लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज द प्रेशर ऑन द वॉल? प्रेशर इस वॉल पर कितना होगा इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स इज दिस वन अपॉन एरिया, एरिया इज अ L इंटू एल इज अ साइड L और साइड L, ये भी दोनों साइड L है, तो अपॉन L स्क्वायर, एक ही जगह पर हमने L स्क्वायर रख दिया। L स्क्वायर इंटू L इज अ L क्यूब इज अ वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, तो ये हो जाएगा m/3v समेशन ऑफ v स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ हमने ऊपर नीचे कैपिटल N से और मल्टीप्लाई कर दिया। कैपिटल N इज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द कंटेनर, तो ये हो जाएगा स्मॉल m इंटू कैपिटल N अपॉन वॉल्यूम समेशन ऑफ v स्क्वायर बाई n। अब जरा इस टर्म को यदि आप पहचाने तो ये होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द, ये जो पूरा स्टेप लिखा हुआ है ये VRMS का स्क्वायर है। नहीं समझ रहे हो तो फिर से सुनिए, RMS का मतलब होता है स्क्वायर द वेलोसिटीज, यानी वेलोसिटी को स्क्वायर किया जाए। उसके बाद टेक द मीन लेने का मतलब पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी प्लस दूसरे की प्लस अप टू सो ऑन और अपॉन n। मैं फिर से कह रहा हूं इस RMS वैल्यू क्या होती है, RMS वेलोसिटी क्या होती है, RMS वेलोसिटी, तो स्क्वायर द वेलोसिटी, S मतलब स्क्वायर, RMS रूट मीन स्क्वायर, सुन रहे हैं आप, समझ रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर, तो स्क्वायर द वेलोसिटीज, टेक द मीन मतलब एवरेज लेना होता है, 1 + 2 बाय जितने भी होते हैं अपॉन n, इसको हमने लिखा है समेशन ऑफ v स्क्वायर बाय n, और उसके बाद रूट लिखेंगे तो इस पर अंडर रूट चढ़ा देंगे, इस पर अंडर रूट चढ़ा देंगे, तो ये आ जाएगी अंडर रूट जब चढ़ाएंगे तब जाके आ जाएगा VRMS, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, समेशन ऑफ v स्क्वायर अपॉन n आ गया होगा। तो ये हो जाएगा, ये जो टर्म आपको दिख रहा है ये है VRMS स्क्वायर। अच्छा, एक मॉलिक्यूल का मास है m और n मॉलिक्यूल जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं उस कंटेनर में, तो m इंटू n बिकम्स द टोटल मास ऑफ द गैस। नहीं समझे आप, स्मॉल m इज अ मास ऑफ वन गैसेस मॉलिक्यूल और n इज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो m इंटू n क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ गैस इन द कंटेनर। तो ये हो जाएगा प्रेशर 1/3 m इंटू n का मतलब टोटल मास ऑफ द गैस अपॉन द वॉल्यूम इंटू VRMS स्क्वायर। मास बाय वॉल्यूम इज अ supposed to be the density of the gas, that is 1/3 rho VRMS square। तो आई होप कि इस एजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए इलास्टिक कोलिजन होते हैं मॉलिक्यूल्स का और वॉल का, इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रेशर ऑफ गैस, यानी यदि किसी कंटेनर के अंदर आइडियल गैस है तो वो कंटेनर वॉल पर क्या प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा उसका एक्सप्रेशन अपने पास आइदर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, or in a terms of number of molecules in a small m is a mass of each molecules। इसके टर्म में ये चाहे ये प्रेशर each mass of each molecule given हो, number of molecule given हो तो ये फार्मूला, अन्यथा ये फार्मूला, और नहीं तो ये। तो इस तरह से हम गैस का प्रेशर आसानी से ये पा चुके हैं, कैलकुलेट कर लिया है हम लोगों ने, समझ भी लिया है, और ये एक्सप्रेशन अब मैं उम्मीद करूंगा कि ये आप एक्सप्रेशन ध्यान भी रखें, ठीक है। प्रेशर कैलकुलेशन के बाद लिखेंगे रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक मॉलिक्यूल हमने यहाँ लिखी है और उसके बाद वन मॉलिक्यूल के बाद उनको हमने समेशन कर दिया, यानी समेशन ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1/2m समेशन ऑफ v स्क्वायर, ठीक है ना। कैपिटल N दैट इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, स्मॉल m इंटू n दिस इज द टोटल मास ऑफ द गैस, एंड इसको आप समझ रहे होंगे समेशन ऑफ v स्क्वायर अपॉन कैपिटल N इज अ VRMS स्क्वायर, ठीक। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, काइनेटिक एनर्जी क्या, टोटल गैसेस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। अच्छा, प्रेशर का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, 1/3 m/v VRMS स्क्वायर, तो यहां से m इंटू VRMS स्क्वायर की जगह पर देखा जाए तो 3v उधर ले लें तो 3pb, तो m VRMS स्क्वायर की जगह पर क्या लिखा जाए 3pb और बाई 2 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर में जो रिलेशन हो गया कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ द p इंटू v। यहां तक ठीक है या नहीं, बताओ,
समझ में आ गया ना? PB इज इक्वल टू nRT भी होता है, ये भी आप समझते हैं, तो 3/2 nRT लिखा जा सकता है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा? चाहे जितना भी वॉल्यूम हो कंटेनर में, लेकिन यदि पर यूनिट वॉल्यूम हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है। नाउ सी, ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल, यानी यदि हम 1 मोल यहां रखते हैं तो क्या आंसर आएगा? 3/2 RT। 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल? 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल बताओ ना भाई? एवोगैड्रो नंबर Na। तो 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी इतनी है, 1 मोल का मतलब कितने मॉलिक्यूल? Na मॉलिक्यूल। तो 1 मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी, यानी पर मॉलिक्यूल अपॉन Na कर दिया जाए, सिंपली यूनिटरी मेथड अपॉन Na। R/Na यदि आपको जानकारी हो तो इसको बोलते हैं स्मॉल के, यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। पता है या नहीं पता है? नहीं पता तो सुन लो, याद है मुझे, वैसे मैं समझ रहा हूं जहां तक कि आप लोगों को जरूर याद होगा। R/Na, दिस इज स्मॉल के, रिटन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या लिखते हैं इसको? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिखते हैं, 3/2 kT हो गया। ठीक है। एक बात यहाँ पे आप जरूर देख रहे होंगे, ये बहुत छोटा सा लाइन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। एट सेम टेम्परेचर, यानी T हमने सेम कर दिया, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल यही आंसर आ रहा है, इज सेम फॉर ऑल आइडियल गैसेज। क्या बात है, यहाँ पर यदि मैं टेम्परेचर सेम कर दूं तो हाइड्रोजन गैस होता तो भी यही आंसर होगा, ऑक्सीजन होगा तो भी यही आंसर होगा, नाइट्रोजन होगा तो भी यही आंसर होगा। कभी कभी क्वेश्चन बड़ा अच्छे से एग्जामिनर कंफ्यूज करता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 27 डिग्री सेल्सियस पर है तो उसकी काइनेटिक एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इतनी है, लेकिन यदि उसकी जगह पर यदि हम आर्गन गैस ले लें, कुछ अन्य गैस ले लें उसी टेम्परेचर पर, तो उसकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? आप देख रहे होंगे कि इट इज सेम फॉर ऑल गैसेस मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर। आई होप ये डिस्कशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए कुछ गैसेस मॉलिक्यूल्स ये माना जाता है, ऐसे तो हम लोगों ने कैलकुलेशन करते समय ये मान के कैलकुलेट करा कि ईच मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद द सेम स्पीड, बट मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यदि आपने सुना हो, पढ़ा हो या हल्का सा आइडिया हो, तो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है वो किसी की कम होती, किसी की ज़्यादा होती है। यानी उन्होंने कहा कि 0 to इन्फिनिटी कोई भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो जब वेलोसिटी अलग अलग है तो उसमें हम एवरेज भी निकाल सकते हैं और भी तमाम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहली कैलकुलेशन है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जैसा नाम है वैसा ही आपका काम है। देखिए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, पीछे से आइए, स्क्वायर वेलोसिटीज, स्क्वायर द वेलोसिटीज। b1 है, b1 स्क्वायर, b2 है, b2 स्क्वायर, b3 है, b3 स्क्वायर। सबसे पहला काम क्या करेंगे? स्क्वायर द वेलोसिटीज करेंगे, फिर मीन लेंगे। मीन मतलब एवरेज होता है, जैसे a b c का एवरेज आप कैसे लिखते हो? a + b + c/3। वैसे ही यहाँ n मॉलिक्यूल हैं और स्क्वायर करने के बाद एवरेज लेना है। ध्यान रहे, पहले वेलोसिटीज का हमें स्क्वायर करना है, तो b1 स्क्वायर + b2 स्क्वायर। अब जाकर अब हमने एवरेज लेने जा रहे हैं, तो प्लस प्लस करके एवरेज कैसे लेते हो? अपॉन जितने मॉलिक्यूल होंगे उतना डिवाइड कर दोगे। उसके आगे देखो क्या लिखा है, रूट मतलब उसका अंडर रूट ले लेना है। तो दिस इज द सिंपली BRMS। जैसे कल को आपको यदि कोई 2-3 मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल 5 मॉलिक्यूल दिए हो और आपसे कहा जाए उनका BRMS कैलकुलेट करो, तो हम इस तरह से बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यदि हम अपने आइडियल गैस के केस में आते हैं, जिसमें जो प्रेशर कैलकुलेशन हमने कर रखा है वो है 1/3 रो BRMS स्क्वायर। तो यहाँ से हम BRMS की वैल्यू लिखते हैं तो √3 p/ρ आ जाता है, और BRMS आ गया p/ρ। यदि आपको जानकारी है तो RT/m, लेकिन ध्यान रहे ये m यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस होगा। क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। ना समझ में आ रहा हो तो एक बार देख लीजिए। PB = nRT, समझते हो? ठीक है। PB = मोल कैसे निकालते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। समझते हैं ना, मोल कैसे निकालते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। P = वेट बाई वॉल्यूम इज अ डेंसिटी और रेस्ट इज RT/m। तो ये हो गया रो RT/m। तो p/ρ इधर आप ले लेंगे तो RT/M आ जाएगा। तो BRMS का फार्मूला ये आप अच्छे से याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, √3 RT/m।
ठीक है। इसी तरह से एक दो फार्मूले आप और ध्यान रख सकते हैं, जैसे एवरेज वेलोसिटी, बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं रहता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये हम जरूर ध्यान रखें। एवरेज वेलोसिटी होती है 8RT/πm, 8RT/πm। कई बार बच्चे भूल जाते हैं एवरेज, यहाँ ए है, जैसे होता है ना 8 8 8 8 तो ऐसे कुछ करो तो ध्यान रहे, है ना। और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यानी जो ज्यादातर मॉलिक्यूल हैं वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, ये √2RT/m। तो इसको भी कई बार हमने देखा है कि बच्चे तीनों आंसर याद रखते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में ये भूल जाता है कि कौन किसका है। सबसे पहले बताऊं, ये तो नहीं भूलता, क्योंकि इसमें हम लोगों ने काफ़ी मेहनत कर रखी है, इसको हमने काफ़ी तैयारी की है, तो मुझे लगता है RMS वेलोसिटी आपको याद रहता है, इसमें नहीं कन्फ्यूजन होता है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जब आप पढ़ते हैं उस दिन तो ये याद रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये भूल जाता है कि एवरेज वाला एक्सप्रेशन कौन था और मोस्ट प्रोबेबल वाला एक्सप्रेशन कौन था। हालांकि ये ध्यान रहता है कि ये 2RT था, ये 8/π था। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि एन केन प्रकारेण कैसे भी करके याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। कैसे भी करके दिमाग में बैठाना जरूरी होता है, ये नहीं कि कैसे याद करना है। कई बार हम सोचते हैं कि याद कैसे होगा, अरे याद कैसे होगा, जब तक आप सोच रहे हो उतनी देर में तो याद कर लेते हैं। याद करने के लिए कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी करना है, याद करना है बस याद कर लो, बात खत्म हो जाए। तो ये देखिए, हम तो कैसे भी कोशिश करके याद कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, देखिए ऊट पटांग तरीके से भी मन में बैठा लिया। देखिए एवरेज 8 और लगभग 2 के आसपास होता है, तो जहां 8 है वहां अपन पाई यानी 3 2 यानी 2 समथिंग, है ना, तो लगभग 8/π। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबल देखिए MP, मोस्ट प्रोबेबल, यहाँ 2 है ना, नहीं बोलते अपन, मोटू MP, मोस्ट प्रोबेबल 2, मोटू M के बाद 2 होगा, मोस्ट प्रोबेबल में 2 होगा, ध्यान रहेगा। अब बताओ मोटू बोल जाओगे, नहीं बोलोगे तो मोटू भी याद रहेगा। तो मोस्ट प्रोबेबल में 2 है, 8, तो यहाँ पर 8 है, ध्यान रहेगा। मुझे लगता है अब आप इनको याद रखेंगे भाई, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं याद आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये दिन में कंपैरिजन किया जाए कि कौन सा कम कौन सा ज्यादा है, तो RMS सबसे ज्यादा होता है, एवरेज उसके बाद, और फिर सबसे कम होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। ये सबसे कम होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक। यदि इनमें कभी कभी ऑर्डर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि ये ध्यान नहीं आता है, तो यहाँ हमने लिखा है राम। कोई भी दिक्कत आती है प्रभु राम का नाम लें तो मुझे लगता है आपका कल्याण होगा। तो यहाँ पर राम लिखा हुआ है, R मतलब यहाँ पर रूट मीन, A फॉर एवरेज, M फॉर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो अब आपको याद रहेगा RAM यानी राम, ध्यान रहेगा ना। ऑर्डर याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक मीन फ्री पाथ, हो सकता है आपने कभी देखा हो या फार्मूला ये देख के छोड़ दिया हो कि आपको लगा हो कि इस फार्मूले पर क्वेश्चन क्या आते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं इस पर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते रहते हैं। कई बार मैंने इस फार्मूले पर क्वेश्चन आते हुए देखा है। सबसे पहले मैं बता दूं मीन फ्री पाथ होता क्या है। मीन फ्री पाथ एज नेम रिफ्लेक्ट, फ्री मतलब ये है कि जब मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करता है कंटेनर के अंदर, तो एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से कोलिजन होने पर जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एक मॉलिक्यूल का सक्सेसिव कोलिजन में जो के बीच जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम फ्री पाथ कहते हैं। और सभी मॉलिक्यूल का ये फ्री पाथ अलग अलग होता है, तो उसका एवरेज लिया गया है जिसे हम मीन फ्री पाथ लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो मीन फ्री पाथ लैम्डा इज रिटन एज 1/√2πd²n। याद रखना है भैया, ये बिना याद रखे काम नहीं चलेगा। आता है एग्जामिनेशन में, और जो एग्जामिनेशन में आता है वो अपनी पसंद होना चाहिए। जो एग्जामिनर की पसंद वो अपनी पसंद, एग्जामिनर इस फार्मूले को पसंद करता है तो हमारी पसंद बन जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये नहीं कि हमें सोचना है कि कैसे याद करें, क्या करें, याद करें क्या, अब तक तो याद कर लिया होगा, बैठा लो ना दिमाग में। क्या बैठाया ये तो बताओ ना, क्या दिमाग में बैठाया, बोलो क्या बैठा है। अच्छा चलो फाइनल बता दो, एक बार बता दो फाइनल। 1/√2πd² स्मॉल n, d is a diameter of molecules, small n here is not mole, it is a number of molecules per unit volume. What is small n? Number of molecules per unit volume। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो ये आ जाएगा। समटाइम्स प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में ये रिलेशन हमें लिखना होता है। तो
एन बी बाई एन आगे लिखोगे तो के टी बाई पी हो जाएगा। के यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, आपको न समझ में आ रहा है तो फिर से गौर कीजिए। पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, ऑलराइट, बहुत बढ़िया। पी इज इक्वल टू एन बाई वी, और जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है वो कैपिटल आर अपॉन एन ए होता है। क्या होता है? कैपिटल आर क्या है? गैस कांस्टेंट अपॉन एन ए। तो कैपिटल आर के प्लेस पर हमने लिख दिया है एन ए इंटू स्मॉल के, ये ठीक है ना। अब आप बताइए मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? एक मोल में जितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो एन मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? इज अ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो दिस इज द कैपिटल एन, स्मॉल एन इंटू एन ए इज अ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वी के टी। तो यहां से आप देखिए बड़ी आसानी से आ गया, एन बाई वी की वैल्यू आ गई, यानी जो हम चाहते थे उसकी वैल्यू आ जाएगी पी बाई के टी। ये के टी इधर ले लोगे और वहां पुट करने से आ जाएगा, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ, ये बिल्कुल मत दिमाग में बैठाना कि इस पे क्वेश्चन नहीं आते होंगे, इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो ये याद रखना जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आइडियल गैस कंटेनर में जब भरा जाता है तो वो प्रेशर कितना एग्जर्ट करता है, प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या होता है, ये आप समझ चुके हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड आप समझ चुके हैं, मीन फ्री पाथ समझ चुके हैं। ऑलराइट, गुड। नाउ डिफरेंट गैस लॉज जो हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि ये जितने भी गैस लॉज हैं ये सब हम जो प्रेशर कैलकुलेशन फार्मूला था उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे डिराइव कर सकते हैं। एक एक करके सारे रिलेशन हम पा सकते हैं। जैसे मैं एक आपको करके दिखाता हूं। आपने जो प्रेशर का फार्मूला लिखा था वो 1/3 कैपिटल एम अपॉन वी, और यहां लिखा था वी आर एम एस स्क्वायर, याद है ना प्रेशर फार्मूला। अब सबसे पहला जैसे बॉयल्स लॉ देखा जाए तो बॉयल्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब ये बताओ कि जब VRMS जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो VRMS कांस्टेंट होगा। मास ऑफ द गैस टोटल फिक्स है, तो यानी P इज अ रेसिप्रोकल टू V आ जाएगा। P इज अ रेसिप्रोकल टू B। यदि हम T की वैल्यू को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो यानी PB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। यानी कि सारे जितने भी गैस लॉ हैं सब हम इस फार्मूले से डिराइव कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बार डिफरेंट गैस लॉ को समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो PB इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी यदि आप प्रेशर चेंज करोगे तो साथ में वॉल्यूम भी चेंज होगा। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। P1 B1 इज इक्वल टू P2 B2 होगा, ठीक है। यदि हम इनके ग्राफ देखें प्रेशर और वॉल्यूम के, तो PB इज इक्वल टू कांस्टेंट, P मतलब y एक्सिस, V मतलब x एक्सिस। तो x y इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। या आप ऐसे कह लीजिए कि B इंक्रीज होगा तो P डिक्रीज होगा। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है ना। P और 1/V का रिलेशन यदि आप देखें तो जहां P है वो y एक्सिस हो गया, 1/V ये x एक्सिस हो गया, 1/V इज x एक्सिस, ठीक है ना। 1/V जब x एक्सिस होगा तो ये हो जाएगा P यानी y, 1/V यानी x, तो ये हो जाएगा y इज अ प्रोपोर्शनल टू x यानी स्ट्रेट लाइन। क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ये। इसी तरह से PB यानी y एक्सिस और y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये ऐसे बन जाएगा, चाहे प्रेशर के साथ डायग्राम बनाओगे चाहे वॉल्यूम के साथ बनाओगे, दोनों एक जैसा बनेगा, ठीक है। अब कई बार ऐसे भी क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए कि यदि PB डायग्राम है और अलग अलग टेम्परेचर पे बनाओगे तो वो उसमें ऊपर नीचे किस तरह से होगा। सपोज ये दो डायग्राम हमने PB डायग्राम बना रखा है, तो T1 T2 बना रखा है। अब ये पता करना हो कि T1 T2 में से कौन कम होगा कौन ज्यादा होगा, ऐसे कैसे पता किया जाए। तो एक काम क्या करो, चाहे ये एक ही गैस का है, एक ही गैस का दो अलग अलग टेम्परेचर पर, तो चाहे आप वॉल्यूम सेम कर लो और चाहे प्रेशर। लेट सपोज हमने वॉल्यूम सेम कर लिया कि लेट सपोज जब गैस, देखिए ये x कोऑर्डिनेट हमने सेम कर दिया, यानी वॉल्यूम हमने सेम कर दिया। तो जब वॉल्यूम हम कांस्टेंट कर देंगे, यहाँ V कांस्टेंट कर दोगे तो P प्रोपोर्शनल टू T बचेगा, यानी जिसका प्रेशर ज्यादा। अब इसमें देखिए यदि सेम वॉल्यूम के लिए इस टेम्परेचर पर प्रेशर इतना है और उतने ही वॉल्यूम के लिए यहाँ पर देखा जाए तो ये प्रेशर ज्यादा है, तो जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो इन दोनों में कौन ज्यादा हुआ, T1 ग्रेटर देन T2। कर लोगे ना, ऐसे कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ठीक है।
चार्ल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर V इज प्रोपोर्शनल टू T, V इज प्रोपोर्शनल टू T। तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगी जो ओरिजिन से पास करेगी। यदि हम थोड़ा और देखें कि अलग अलग प्रेशर पर यदि बनाया जाए कि एक ये ग्राफ P1 प्रेशर पर है, ये ग्राफ P2 प्रेशर पर है, मान लो ऐसे हो, और आपको कंपेयर करना हो कि P1 P2 में से कौन कम ज़्यादा है, तो PB इज इक्वल टू nRT, V/T इज अ 1/P, V/T इज अ प्रोपोर्शनल टू 1/P। B/T इसका क्या है, स्लोप है ना, tan थीटा लोगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी B/T इज अ स्लोप, तो स्लोप इज अ रेसिप्रोकल टू P, यानी स्लोप यदि ज्यादा है, जैसे P2 प्रेशर पर स्लोप ज्यादा दिख रहा होगा आपको, P2 प्रेशर पर स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, यानी P2 इज लेस देन P1। कर सकते हैं इस तरह के, कर लोगे ना ऐसे इस प्रकार के, ठीक है। गेल्सॉर्क लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम P इज अ प्रोपोर्शनल टू T, प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यदि ध्यान दिया जाए तो सब इसी से बने हैं। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये एवोगाड्रो लॉ कहता है, ठीक है। एक आपने पढ़ा होगा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी यदि गैस का प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, गैसेस मॉलिक्यूल यदि कहीं लीक करता है, कहीं पर होता है लीकेज होता है, तो डिफ्यूजन किस रेट से होगा, ये डेफिनेटली आप ऐसे कह सकते हैं कि जितना गैसेस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ज़्यादा होगा उतना तेजी से डिफ्यूज होगा, तो R इज अ प्रोपोर्शनल टू BRMS, और BRMS यदि सेम टेम्परेचर पर देखा जाए तो मॉलिक्यूलर ऑफ वेट ऑफ द गैस के रेसिप्रोकल होगा, यानी जो लाइट गैसेज होंगी जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उनका डिफ्यूजन ज्यादा होगा, R1/R2 √M2/M1, ठीक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि यदि किसी कंटेनर में कई सारे नॉन रिएक्टिव गैसेज हैं, और जैसे नाइट्रोजन है, उसी में आर्गन गैस भरी हुई बहुत सारी गैसेज हैं, और उनका अलग अलग यदि प्रेशर देखा जाए, P1 P2 P3 जिसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं, यानी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय डिफरेंट गैसेज, तो टोटल प्रेशर जो होता है इज अ सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेज फिल्ड इन द कंटेनर, ये डाल्टन्स लॉ कहता है, ठीक है। एंड फाइनली नो डाउट वी हैव आइडियल गैस इक्वेशन PB इज इक्वल टू nRT, जिस डेफिनेटली ये हर किसी भी प्रोसेस में, कोई भी प्रोसेस जब हम आगे पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, तो वहां आप देखेंगे कोई भी गैसेस प्रोसेस फॉलो करेगा तो ये इक्वेशन हमेशा वैलिड रहेगा। ये इक्वेशन हमेशा इसलिए वैलिड रहेगा क्योंकि बेसिकली ये बता क्या रहा है, स्मॉल n इज अ PB/RT, यानी जो स्मॉल n है, नंबर ऑफ मोल है, वो PB/RT है। तो जो गैस है किसी कंटेनर में, किसी वेसल में, तो वो यदि किसी प्रोसेस से पास कर रहे हैं, किसी प्रोसेस से हम ले जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी प्रोसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्यों ना हो, तो उन प्रोसेस में आप देखेंगे ये इक्वेशंस काफ़ी हेल्पफुल इक्वेशन होती है। समझ गए होंगे? तो ये एक हमने रिव्यू कर दिया, ये गैस डिफरेंट गैस लॉ है, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी है अपनी फिजिक्स में भी। आइए क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट टेम्परेचर, क्वेश्चन क्या है, at what temperature RMS velocity of hydrogen molecules is same as that of oxygen molecules at 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मेरे ख्याल से फार्मूला बहुत कॉमन सा है, समझ गए होंगे। RMS वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, √3RT/M। तो VRMS इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ क्योंकि टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर वेट दोनों चेंज हो रहा है तो √T/M के प्रोपोर्शनल होगा। एंड जैसा कि कहा है दोनों के लिए सेम है, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का है वही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों की RMS इक्वल करा दिया जाए, दोनों की RMS वेलोसिटी क्या कर दिया जाए, इक्वल करा दिया जाए। तो उस हिसाब से हमने देखा कि दिस इज इक्वल टू दिस, स्क्वायर कर लेते हैं, और स्क्वायर करने के बाद जब आप देखोगे तो TH2 इज इक्वल टू आ जाएगा दिस क्वांटिटी, वैल्यू पुट कर देते हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2, ऑक्सीजन का 32, और ये 27 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान रहे जब भी हम यहाँ क्वेश्चंस करते हैं तो पैरामीटर्स जो हम पुटअप करते हैं SI यूनिट में पुटअप करते हैं। टेम्परेचर की SI यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। तो यहां हम रखेंगे 37 प्लस 273 दिस इज 300, और इस तरह से टेम्परेचर आ जाएगा 18.7 केल्विन। आई होप समझ गए होंगे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। आपने सोचा होगा सर आपने गैस का नाम तो बताया नहीं, मैं क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी गैस हो
एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल सेम होगा यदि ये टेम्परेचर होगा, यानी पर मॉलिक्यूल 3/2 kT के यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये होती है 1.38 इंटू 10⁻23 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बना लिया। ये सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। बस फार्मूले प्रैक्टिस है, फटाफट जिससे जैसे क्वेश्चन करोगे फार्मूले प्रैक्टिस होते जाएंगे, इसलिए ये क्वेश्चंस कर रहा है। फिर से लिखिए, फाइंड टोटल एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम हीलियम एट 27 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ देखिए पर मॉलिक्यूल पूछा था, लेकिन यहाँ हमने क्या पूछा, टोटल। तो टोटल में जब फार्मूला यूज करेंगे तो 3/2 nRT होगा। तो यहाँ हमें नंबर ऑफ मोल चाहिए, और नंबर ऑफ मोल होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज वेट है यहाँ पर 1 और ये मॉलिक्यूलर वेट 4। तो ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए। गैस कांस्टेंट यदि आप जानते हो तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मली पेपर में गिवन रहता है, तो ये भी आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बस जस्ट फार्मूला प्रैक्टिस होता जाए। नाउ नेक्स्ट वन इज, अ गैस एक्सपैंड अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दिस वन वेयर P0 B0 इज कांस्टेंट इफ एट B इज इक्वल टू B0 टेम्परेचर इज T0। समझ गए कि नहीं? फाइंड टेम्परेचर व्हेन V इज इक्वल टू 2B0। फाइंड टेम्परेचर व्हेन V इज इक्वल टू 2B0। तो सबसे पहली बात तो ये है, ये प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन है, प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन है, और हमें चाहिए टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि Pb इज इक्वल टू nRT। कोई भी गैसेस प्रोसेस चल रहा हो, Pb इज इक्वल टू nRT वहां हम यूज कर सकते हैं। तो हम जब Pb इज इक्वल टू nRT यूज करेंगे तो प्रेशर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, nRT/V लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो यहां से T का रिलेशन ये आ जाएगा। ये ठीक है कि नहीं ठीक है? देख लो एक बार अच्छी तरह से, समझ गए कि नहीं? और जब ये रिलेशन आ जाएगा तो V के प्लेस पर यदि मैं B0 पुट कर दूं, V के प्लेस पर B0, तो T के प्लेस पर क्या आ जाएगा, T0, जैसा कि गिवन है। तो V के प्लेस पर B0, तो T के प्लेस पर हम T0 पा जाएंगे, जिसकी वैल्यू ये आ रही है। नाउ क्वेश्चन इज कि यदि वॉल्यूम 2B0 कर दिया जाए, यानी V के प्लेस पर 2B0 रख दिया जाए, तो टेम्परेचर क्या होगा? तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आ जाएगा। और P0 B0/nR यहां से लाओगे तो दिस इज ट्वाइस ऑफ द T0, दिस इज ट्वाइस ऑफ T0, यहां पुटअप करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 4T0/5। ये ठीक है कि नहीं? ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन मैंने ज्यादा लिखने के बजाय थोड़ा डायग्राम दे दिया है कि ये एक इंसुलेटेड फ्लास्क है, ये भी बाहर से यानी इंसुलेशन बने हुए हैं, इंसुलेशन लगा हुआ है, हीट लॉस नहीं हो सकती सराउंडिंग में, और यहाँ एक वॉल्व लगा रखा है। इसमें P1 B1 T1 इसके पैरामीटर्स हैं, यानी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर इस गैस का, और इस गैस का P2 B2 T2। ठीक है, क्वेश्चन है व्हेन वॉल्व इज ओपन, जब ये वॉल्व खोल दिया जाए तो गैस का नया टेम्परेचर और नया प्रेशर क्या होगा? व्हाट इज अ न्यू टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस इन अ गिवन पैरामीटर्स, इन अ टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर। एज्यूम मोनोएटॉमिक गैस इज फिल्ड इन बोथ फ्लास्क। दोनों फ्लास्क में कौन सी गैस हमने भरी है? मोनोएटॉमिक गैस। एक्चुअली आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक, तो उसमें जैसे मोनोएटॉमिक के लिए जब हम एनर्जी पढ़ते हैं तो 3 पढ़ते हैं, आगे जब आप डाया पढ़ोगे तो यहाँ 5 पढ़ोगे, तो ये सब आगे देखने की जरूरत है, आगे देखेंगे, अभी हम उस पर नहीं जाना चाहते, अभी तो मोनोएटॉमिक गैस भरा हुआ है। ठीक है, नाउ एक चीज क्लियर है कि जब इसमें ये बाहर से इंसुलेशन है, यानी सराउंडिंग में एनर्जी लॉस नहीं है, तो जो टोटल एनर्जी गैस की पहले रही होगी वही बाद में होगी, यानी E1 प्लस E2 जो पहले होगी वही बाद में होगी। E1 इसकी एनर्जी कितनी होगी? 3/2 nRT, इसकी कितनी होगी? 3/2 nRT, और जब दोनों एक मिला दिया जाएगा तो 3/2 टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स, और R और दिस द T, दैट इज न्यू टेम्परेचर। तो यहां से नया टेम्परेचर, ये रिलेशन आ गया। यदि नंबर ऑफ मोल्स गिवन होते तो अपना ये सही होता, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है नहीं, तो हम फिर Pb इज इक्वल टू nRT लगाते हैं, तो NT इज अ Pb/R, इसी तरह से ये भी NT Pb/R सेकेंड वन, और N1 इज अ P1 B1 अपॉन RT1, N2 इज अ P2 B2 अपॉन RT2। तो आई होप ये सिंप्लीफाई करने पर ये रिजल्ट आपको क्लियर हो पा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि ये बाहर से इंसुलेटेड है तो टोटल एनर्जी कहीं जानी नहीं है, जो भी टोटल एनर्जी पहले रही होगी वो गैसेस मॉलिक्यूल्स की फाइनल टोटल एनर्जी के इक्वल होगा, एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक है,
एक बार प्रेशर के टर्म में यदि यही फार्मूला यूज किया जाए, यानी इसी को हम फिर से प्रेशर के टर्म में यूज कर लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हम ये भी जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी ऑफ द गैस होती है वो 3/2 nRT, nRT की जगह पर हम Pb लिख सकते हैं, यानी E1 इज अ 3/2 P1B1, E2 इज अ 3/2 P2B2। और इसी तरह से जब फाइनल आ जाएगा, मान लीजिए दोनों मिलाकर एक गैसेस प्रेशर P बनता है, और जब ये वॉल्व खोल दिया जाएगा तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या हो जाएगी, V1 प्लस V2 हो जाएगी। तो इस तरह से जो प्रेशर ऑफ द गैस आ जाएगा, न्यू प्रेशर, दैट वुड बी P1B1 प्लस P2B2 अपॉन B1 प्लस B2। तो आई होप इस टाइप के न्यूमेरिकल अब आपको कर लेने चाहिए। ओके